इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में वापस आते हैं। वकील मलिक साहब हमारे साथ हैं, वज़ीर मुमलकत कानून और इंसाफ, और इसके अलावा एयर मार्शल आमिर मसूद साहब हमारे साथ हैं। दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बैरिस्टर वकील साहब, जो डेवलपमेंट्स हैं बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं, और कश्मीर का मरकज़ी नुक्ता बनना ये बज़ात ख़ुद एक उस ऑपरेशन की नाकामी है जो उसने शुरू किया मोदी ने। कश्मीर तो कई सालों से लगता था सर्द खाने में चला गया। मैं कई दफ़ा इस पर बड़ा गुस्सा आता था कि हमने वो पॉलिसीज़ अपनी ऐसी इनकन्सिस्टेंट रखी, हमें नुकसान हो गया। लेकिन इस एक काम ने कश्मीर को दोबारा मरकज़ निगाह बना दिया पूरी दुनिया के लिए। बिल्कुल दुरुस्त करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, आपके ही कल शो में जिस तरह अभी ब्रेक से पहले या शो के आगाज़ से पहले बात हो रही थी, तो ख्वाजा साहब ने जो बात की कि शिमला मुआहदा या शिमला एग्रीमेंट जो था वो डेड हो चुका है। डेड इन द सेंस, उसकी थोड़ी सी मैं वजाहत भी समझता हूँ कि होनी चाहिए, कि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तानी कौम को, आपके व्यूअर्स को होनी चाहिए। और उसमें डेड का मतलब ये है कि शिमला मुआहदे में हमने एग्री किया था कि हम बायलैटरली निगोसिएशंस के थ्रू तमाम तर मामलात करेंगे। इनके जो वफ्द गए हुए हैं वो जिस जिस मुल्क फिरे हैं वो एक ही बात कर रहे हैं, पाकिस्तान पे दोबारा झूठे बहुतान इल्ज़ामात दहशतगर्दी के, और ये भी कहते हैं कि जी पाकिस्तान तो खुद अफेक्टेड है, लेकिन फ़लाँ फ़लाँ वजह की वजह से जो है हम उनके साथ इंगेज नहीं करेंगे। अब इंगेजमेंट अगर नहीं होगी तो फिर ख्वाजा साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि शिमला मुआहदा तो फिर डेड हो गया ना, इररेलेवेंट हो जाता है। इस तमाम तर जब आप बायलैटरली आप किसी भी मामले के ऊपर नेगोशिएट नहीं करना चाहते, जब आपके पास कोई एक ऐसा फोरम मौजूद नहीं है जब आप आपस में उस को बातचीत कर सकें, गुफ्तगू शनीद हो सकें, इस तमाम तर जो जितने भी आउटस्टैंडिंग इशूज़ हैं, सर फहरिस्त मसला कश्मीर, इंडस वाटर ट्रीटी, उसके साथ टेररिज्म, यही 3 पॉइंट्स हमारा जो वफ्द हाई लेवल डेलीगेशन गया वही है बार बार। टेररिज्म हमें इशू रेज करना है, हमें इशू रेज करना है। कल ही के दिन एक और अच्छी डेवलपमेंट हुई है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक उनका टेररिज्म का फोरम है, हम पाकिस्तान उसका वाइस चेयरमैन के तौर पर मुंतखब हुआ है। बिल्कुल, तो पाकिस्तान ने फेस किया टेररिज्म, हमें ये इशू दुनिया में फेस किया है। और पाकिस्तान अभी फुली ये जो एटलीस्ट हमारा हाई लेवल या हाई पावर डेलीगेशन गया हुआ है, इसमें जो डिप्लोमेटिकली हम लेवरेज कर रहे हैं या डिप्लोमेटिक लेवरेज अब हम कर सकते हैं, प्री 1972 वाली पोजीशन से लेके जितना भी एक सेंटर स्टेज पे हम मसला कश्मीर को ले आए हैं, मैं समझता हूँ ये बड़ा एप्ट है और ये मोमेंट है इसको मटेरियलाइज करने की, इसको बाकायदा तरीके से एक बड़े इसके ऊपर कैपिटलाइज करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एयर मार्शल आमिर मसूद साहब, आप इसको कैसे देखते हैं? वो ख्वाजा साहब का जो जुमला था कि ये 48 वाली पोजीशन पे चले गए जंगबंदी लाइन के ऊपर, अब वो LOC वाली बात कोई नहीं है, आप इसको कैसे देखते हैं? जी नदीम भाई, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो मैं कहूँगा जो आपने शुरू में बात कही थी कि जो जंग है उसका इख्तिताम किस तरह से होता है, उस पर बड़ा फ़र्क पड़ता है हमारी डिप्लोमेटिक सपोर्ट के ऊपर भी, और जो हमने देखा भी और जो अभी विजिबल भी है कि जंगें जब भी एक अच्छे नोट पे ख़त्म होती हैं या कोई फातह निकलता है उस जंग से, तो उसके ऊपर एक बड़ा मुस्बत असर पड़ता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिहाज से, डिप्लोमेसी के लिहाज से, और वो हमें नज़र भी आ रहा है। दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि 2 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हुई इस मार्के के बाद या इस एडवेंचर के बाद जो इंडिया ने किया, जो शायद हमें ख़ुद एहसास नहीं था कि ये पोजीशन हो सकती है। उसमें सबसे पहली तो ये कि जो इंडिया की स्टैंडिंग है रीजन में वो बहुत वीक हो चुकी है, और क्वाड के बाद आपने देखा कि चाइना तो उसे एनिमी देख ही रहा है, और जितनी हालांकि कोशिश की इंडिया ने ये कहने की कि हमने क्वाड इसलिए ज्वाइन किया कि उसकी इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं और हम एक मार्केट हैं और फाइनेंशियली वी विल बी एबल टू सपोर्ट, लेकिन उसके मिलिट्री डायमेंशन भी हैं और जो चाइना को टारगेट करना चाह रहे हैं बेसिकली। और रीजनल पॉलिटिक्स जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, रीजनल प्लेयर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी जंग के दौरान भी और ये काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस जो हैं इनके दौरान भी। तो वो हमें चीज़ नज़र आई कि एक आइसोलेशन नज़र आई। दूसरी तरफ रशिया जो है उसने वो सपोर्ट नहीं किया इंडिया को जो कि वो चाह रहा था, क्योंकि अब आपने देखा जो अटैक अभी रशिया पे हुआ है, तो रशिया जानता है कि ये अटैक यूक्रेन अकेला नहीं कर सकता, इसमें CIA का हाथ है, मोसाद का हाथ है, तो वो उनकी दूसरी तरफ पार्टनरशिप है इंडिया के साथ। तो ये चीज़ें जो हैं ये इंडिया को रीजनली, ऑफ कोर्स बांग्लादेश वाला फैक्टर एक अलग है, आप जानते हैं श्रीलंका वाला, तो रीजनली वी आर मच बेटर पॉइस, जो कि हमें ये चीज़ बड़ी ऑब्वियसली नज़र आई। दूसरी तरफ जो आपने बात की कि कश्मीर का जो इशू है, देखिए कश्मीर का इशू कभी भी इतना प्रोमिनेंट ना होता अगर ये इंडो फॉसल ट्रीटी को वेपनाइज ना करते।
इन्होंने वो अंडर वाटर ट्रीटी को वेपनाइज किया, उसको मतलब निगेट कर दिया। तो ये पाकिस्तान के पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और बात बिल्कुल ठीक की फॉरेन मिनिस्टर साहब ने भी, डिफेंस मिनिस्टर साहब ने, कि मतलब शिमला मुआहदा जो है वो हम उसको मतलब नहीं मानते, और वापस आ गई बात उसी 48 की जगह पे। तो उसका मकसद ये है कि हमें अब प्रोएक्टिवली जाना चाहिए और ये कहना चाहिए कि भारत का ये जो कश्मीर पे कब्जा है ये नाजायज़ है। अगर भारत ये कह सकता है कि कोई टेररिस्ट एक्ट हुआ तो हम इसको एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे, तो हम भी ये कह सकते हैं कि भारत ने जो कश्मीर पे ये किया हुआ है हम इसको प्रोएक्टिवली एड्रेस करेंगे। वो अगर वॉर नहीं करेगा तो हम एक्शन करेंगे ताकि इसको लिबरेट करा सके। अभी एयर मार्शल साहब ने ब्रेक में जाने से पहले तबसरा करते हुए यूक्रेन वाली वॉर के हवाले से जिक्र किया कि CIA की और मोसाद की कहीं ना कहीं यूक्रेन को मदद हासिल होगी, जो उन्होंने अभी रिसेंटली एक रशियन एयर बेस पे अटैक किया जिसमें उनके कई जहाज़ कहा जाता है कि डैमेज हो गए, चंद एक डिस्ट्रॉय भी हो गए। दो मौके के ऊपर पुलवामा के बाद हम प्राइम मिनिस्टर हाउस में थे और प्राइम मिनिस्टर उस वक्त इमरान खान थे, तो उन्होंने कहा कि NP के ऊपर क्राइसिस जब चल रहा था पाकिस्तान और इंडिया का, तो इतला मिली कि इसराइल और इंडिया मिलकर पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर अटैक करने का उनका प्रोग्राम है। फिर पाकिस्तान ने कुछ मूवमेंट की, कुछ अपनी एक्टिविटी दिखाई, तो वो फौरी तौर पे इंटरनेशनल कम्युनिटी उसने इंटरवीन किया और मामला रुक गया। अभी दोबारा वो पुलवामा के बाद था, अब पहलगाम के बाद हम प्राइम मिनिस्टर हाउस में दोबारा थे, तो शहबाज शरीफ साहब ने हमें बताया कि पीक वॉर के अंदर श्रीनगर के और दूसरी जगहों के ऊपर इसराइली इक्विपमेंट भी इस्तेमाल हुआ, उनके ड्रोन भी यूज़ हुए और उनके जो एडवाइज़र्स थे, मिलिट्री एडवाइज़र्स, वो भी बैठे हुए थे। एयर मार्शल साहब, हिमाचल प्रदेश में कई वैलीज़ हैं, वो कहते हैं कि वहाँ हिब्रू ज़बान के अंदर भी उन्होंने मेन्यू भी बना दिया, रोड साइन भी लगा दिया, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। लेकिन दो वज़ीर आज़म इमरान खान और शहबाज शरीफ, जिनको हमने खुद सुना पर्सनली वहाँ उनके इस क्राइसिस के अंदर जो ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग थी, उसके अंदर उन्होंने बड़ा तफसील से बताया कि इसराइली वहाँ मौजूद थे और पाकिस्तान के हमले के ऊपर तैयारी कर रहे थे। तो ये गठजोड़ की नोयत क्या है? जी, नौयत बहुत ज़्यादा है इस वजह से, क्योंकि न्यूक्लियर वाला फैक्टर जो पाकिस्तान का है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और मैं समझता हूँ कि जब हमने 98 में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करना था उस वक़्त बड़ा सीरियस थ्रेट था, और उससे पहले भी हमें हमेशा जो एक थ्रेट रहता था वो ये था कि इज़राइल की तरफ से कोई स्ट्राइक ना हो, जिस तरह उन्होंने इराक़ पे एक स्ट्राइक की थी उनके न्यूक्लियर उस पे। तो पाकिस्तान के ऊपर थ्रू आउट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ये एक थ्रेट रहा है इज़राइल का। और ऑफ कोर्स इस वक्त चूँकि मतलब भारत का तो हमेशा से थ्रेट है और वो हमेशा से पाकिस्तान का दुश्मन रहा है, और सबसे ज़्यादा जो खटकता था न्यूक्लियर प्रोग्राम वो भारत को खटकता था या इज़राइल को खटकता था। तो ये वो दोनों के लिए एक कॉमन ग्राउंड है जो कि हमेशा से पाकिस्तान को थ्रेटन करते रहे हैं। और भारत की ये ख्वाहिश रही है कि जिस तरह इराक़ का और बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ का इन्होंने सैबोटाज किया इज़राइल ने, उसी तरह पाकिस्तान का भी वो कर सके। वो कुछ ऐसे फैक्टर्स थे, कुछ इंटरनेशनल आपकी रेलेवेंस थी 80s में और 90s में कि ऐसा हो नहीं सका। और उसके अलावा पाकिस्तान ने अपने आप को मिलिटरीली इतना मजबूत रखा, जिस तरह पाक फ़ज़ाइया का जिक्र करते हैं कि पाक फ़ज़ाइया ने उन दिनों में भी हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट F-16s होते थे और हमारी फ़ज़ाइया बहुत उस वक़्त भी विजिलेंस में थी कि किसी किस्म के भी फैक्टर को वो न्यूट्रलाइज़ कर सकें अगर इस तरह का होता है। लेकिन इज़राइल वाला फैक्टर एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर था जब तक हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ना किया, और उसके बाद भी आज तक वो मौजूद है। जहाँ तक प्रेजेंस की बात है, देखें भारत और इज़राइल की बहुत ज़्यादा जॉइंट कोलैबोरेशन है मिलिट्री डोमेन में। ना सिर्फ ये कि वो काफ़ी सारे हथियार जो हैं वो इज़राइली इस्तेमाल करते हैं, बल्कि बहुत सारी मॉडिफिकेशंस हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिहाज से। अगर आप देखें काफ़ी सारे वेपन्स जो इंटीग्रेट हुए हैं रशियन टेक्नोलॉजी में वो इज़राइल के थ्रू हुए हैं। काफ़ी सारे सैटेलाइट्स और जो आपकी ISR है जिसे कहते हैं इंटेलिजेंस सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस वाले जो फैक्टर्स हैं वो इज़राइल भारत को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। और ड्रोन टेक्नोलॉजी तो आपने ख़ुद बताया कि वो बहुत ज़्यादा आपस में इश्तराक भी है उनका, ताकि वो इंडिजिनस डेवलपमेंट हो सके उसकी भारत में। और इज़राइल बहुत आगे है इस टेक्नोलॉजी में, मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी और ड्रोन टेक्नोलॉजी में, और वो बहुत ज़्यादा भारत को इसमें असिस्ट कर रहा है। ना सिर्फ ये बल्कि वे ऑफ वॉर फाइटिंग में भी वो भारत के साथ है। और जो आपको
चीज़ आज नज़र आती है पाकिस्तान फ़िज़ाइया में, वो चाहेगा कि उसको आने वाले दिनों में न्यूट्रलाइज़ कर सके। तो मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा नदीम भाई कि देखें, आपकी जो जंग है या जो ये मार्का है ये भी ख़त्म नहीं हुआ। जिस तरह आप नरेंद्र मोदी के प्रोवोकेटिव बयान का जिक्र कर रहे थे पहले भी, और अभी भी वो जो दे रहा है, उससे वो जो एक हमारा हमेशा एक इन्वायरमेंट्स होती थी जिसमें हम कहते थे कि नो वॉर नो पीस वाली इन्वायरमेंट एग्जिस्ट करती हैं, अब मेरे ज़ाती ख्याल में और मुशाहिदे के लिहाज से मोर वॉर और लेस पीस वाली जो इन्वायरमेंट है वो एग्जिस्ट करती है। और उसमें जो है ये आपका सही अब तज्जिया जब भी आपका। कोई एक्शन होगा फ्यूचर में, जी हाँ, फ्यूचर में जो भी एक्शन होगा उसमें हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इफ़ एंड बट्स में लगें, हमें ये सोचना चाहिए कि व्हेन, बिकॉज इट विल हैपन, दे विल। ये प्रोवोकेटिव बयान के अलावा और आपके टेररिज्म के अलावा जो ये कर रहा है आपके वेस्टर्न बॉर्डर में, कोई ना कोई काइनेटिक एक्शन भी करेगा और आपको स्ट्रेंगुलेट करना चाहेगा, इकोनॉमिकली भी और डिप्लोमेटिकली भी और इंटरनली भी ये वेज क्रिएट ज़रूर करेगा। ये इरेगुलर वॉरफेयर आपके साथ ज़रूर मूडी कोई ना कोई इस तरह के एक्शन करेगा आने वाले दिनों में। सही। बैरिस्टर अकील साहब, जो बाज़ इंडिया के एक्शंस हैं, बल्कि बहुत सारों में मुशाबहत जो है वो इसराइली एक्शन से मिलती है। जिस तरीके से उन्होंने हमास और बाकी हिजबुल्लाह और बाकी लोगों के वो जो उनके लीडरशिप थी ना उसको टारगेट बनाया। अब ये देखें कि सिख लीडर को कनाडा में जाके उसने असैसिनेट किया, स्टेट टेररिज्म है। बिल्कुल। अमेरिका के अंदर मारने की कोशिश की, उनका जस्टिस डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेट कर रहा है, वो बंदा बच गया था, वो भी सिख लीडर था। पाकिस्तान के अंदर 20 से 25 असैसिनेशन है जो इंडियन स्टेट टेररिज्म की रिफ्लेक्शन है। वहाँ से बैठ के उन्होंने यहाँ स्टेट टेररिज्म किया। तो ये पूरा फुटप्रिंट वही है, आपको जो प्ले बुक है ना वो वही है जो इसराइल वाली है। इसके ऊपर आपको दुनिया सारी में जाके बात करनी चाहिए, हाईलाइट करनी चाहिए। ये बिल्कुल। अभी जो वफ्द भी गया हुआ है मलिक साहब, उन्होंने भी यही बात की कि वो मोदी जो हैं वो नेतन्याहू की एक चीप कॉपी हैं और वाक़तन इंस्पिरेशन तो वो इजराइल से ही ड्रॉ कर रहे हैं। और यहाँ पे भी जो उन्होंने 6 और 7 के और फिर 10 तारीख को जो करने की कोशिश की, आया तो वो उसी प्ले बुक में से था। लेकिन वो उनको क्या पता था कि जो उस प्ले बुक में है वो सिलेबस ऑलरेडी पता है पाकिस्तान को, और वो उनके लिए जो नया सिलेबस हो गया वो आउट ऑफ सिलेबस होगी चीज़। आगे से ऐसा रिएक्शन वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। नहीं, वो तो जो कुछ उनके साथ हुआ है, जो उनके साथ हुआ के बिल्कुल बरखलाफ है। लेकिन मैं बिल्कुल लेकिन जो उन्होंने असैसिनेशंस करवाई हैं वो तो रियासती दहशतगर्दी। देखें, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, इससे बड़ा और सबूत क्या हो सकता है कि पाकिस्तान की तहवील में एक इंडियन नेवी ऑफिसर, सर्विंग इंडियन नेवी ऑफिसर जिसका नाम कुलभूषण यादव है, पूरी दुनिया को हमें चीख चीख के भी बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो एक फैक्ट है, एक ऐसा सबूत है, एक ऐसा सच है जो पाकिस्तान की कस्टडी में है। भाई वो क्या कर रहा था यहाँ पे बलूचिस्तान में, आप बताएं। और उसके पास फिर वो पासपोर्ट भी है, फिर उसकी अपनी वीडियो है, अपना एतराफ़ है जिसमें वो कहता है कि एक्सप्रेस आपके पास है, ये पीएस वाला वाकया आपके पास, वाला वाकया है। ये सारे ताने बाने जाके भारत से मिलते हैं। भारत अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू जो यहाँ पे काम लेता है बलूचिस्तान के अंदर या केपी के अंदर या दीगर जगहों पे, उसके जो नेटवर्क हैं जो कि ऑलरेडी आइडेंटिफाइड हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और जो डीजी एसपीआर साहब ने सारे सबूत चलाए भी, और वो तमाम तर बातें जो हैं वो मंजरें यहाँ पे आ चुकी हैं। अब इसके बाद भी भारत में इतनी भी शर्म बाकी नहीं है, वो इस मोदी हुकूमत में इतनी शर्म बाकी नहीं है कि वो मुल्क फिर के वहाँ पे वो तमाम तर वाक़या बयान करते हैं, झूठ बोलते हैं, अपने तरीके से जो पिक्चर पेंट कर रहे हैं उसमें तो वो रंगों में कह लें वो निखार ही नहीं है जिस तरह वो दिखाना चाह रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान की स्टोरी जो है वो हक पे बेस्ड है, सच पे बेस्ड है, और पाकिस्तान जो स्टोरी या नैरेटिव प्रेजेंट कर रहा है वो झूठ नहीं बोल रहा। पाकिस्तान बिल्कुल एज इट इज़, जो तमाम तर इवेंचुअलिटी थी, हैपनिंग्स थी, जो चेन ऑफ इवेंट्स थी, वो उसी तरह बयान कर रहा है। बिल्कुल सही। अच्छा, एयर मार्शल आमिर मसूद साहब, जो इस जंग के अंदर शहरों के अंदर हमला पहले आया है, ये एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। आपके ब्रह्मोस मिसाइल को हवाओं में तबाह करने के लिए आपका एयर डिफेंस सिस्टम, उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत नज़र आती है। इसके हवाले से कोई स्ट्रेटजी जहन में है? कुछ तो हम सुनते हैं कि आप J-35 एयरफोर्स लेगी, PL-17 लेगी, ताकि आपकी मार इंडिया के दूर दूर इलाकों तक हो जाएगी और उनको सरहद से पहले ही आप उनके जहाज़ गिरा देंगे, उनके जैसे S-400 आपने डिस्ट्रॉय किया, इस तरह के सिस्टम डिस्ट्रॉय करेंगे। लेकिन अपने शहरों को भी महफूज बनाना है, उसके लिए क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक है, लेकिन मैं इतना बताता चलूँ कि इवन जो इज़राइल का आयरन डोम है
उसमें भी अगर आपने देखा हो तो अक्सर औकात कन्वेंशनल टाइप के जो रॉकेट्स और मिसाइल हैं जो हमास की तरफ से होते हैं वो पेनिट्रेट कर जाते हैं। तो कोई दुनिया का एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा नहीं है जो इनपेनिट्रेबल हो या इम्प्रेग्नेबल हो और जिसमें के ज़ीरो मतलब एरर वाला हो कि कोई किसी किस्म की पेनिट्रेशन ना हो सके। अभी अमेरिका जो है वो डेवलप करना चाह रहा है जिसे कहते हैं गोल्डन डूम, और जिसके ऊपर चाइना ने कहा है कि वो मतलब एक किस्म की आर्म्स रेस में डाल देगा, स्पेस को वेपनाइज कर देगा और बहुत ज़्यादा इस पर, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी इन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो कि ख़र्चा आएगा। तो हमें पाकिस्तान के लिहाज से, दिफा के लिहाज से तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास ऐसी चीज़ें हों जिसमें बिल्कुल ही कोई चीज़ हमारे मतलब बॉर्डर्स के अक्रॉस ना आ सके। लेकिन हमने एक तरफ अपने यहाँ डिफेंस बजट भी देखना है, अपनी माली ज़रूरियात भी देखनी है, प्रायोरिटीज़ और भी देखनी है। उसके मुताबिक जितनी पाए होती है उसमें जब हम करते हैं तो हम प्रायोरिटाइज़ करते हैं प्लानिंग फ़ेज़ में कि क्या चीज़ है जो एयर डिफेंस के लिहाज से ज़्यादा ज़रूरी है। और पिछले सालों में ज़्यादातर हमारा जो एक अगर आप देखें तो हमारी जो एक कॉन्सेप्ट रहा है वो अमेरिकन या वेस्टर्न टाइप के लिहाज से रहा है, जिधर एयरक्राफ्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और उसकी कैपेबिलिटीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और उसी की वजह से जनरली एयर डोमिनेंस या एयर कंट्रोल हासिल किया जाता है, जो हमने हमेशा किया भी, 65 वॉर में किया, पुलवामा में किया, इस दफ़ा किया। और रशियन जो एक कॉन्सेप्ट रहा है जो ज़्यादातर इंडिया ने फॉलो किया और हमेशा शिकस्त हासिल की है, और जो मोस्टली इस्लामिक कंट्रीज़ जो इराक वगैरह हैं वो भी फॉलो करती हैं, वो एयर डिफेंस मिसाइल्स पे करती रही हैं बहुत ज़्यादा बेस, जो कि रशियन ओरिजिन के होते थे, और वो जहाज़ों को एयर आर्टिलरी के तौर पे इस्तेमाल करती। ये बड़ा एक बेसिक कॉन्सेप्ट का डिफरेंस रहा है पिछले 50-60 सालों में, और हमें हमेशा इस कॉन्सेप्ट का फ़ायदा हुआ है और इसमें फ़तह हासिल हुई है। लेकिन नॉट विद स्टैंडिंग जो आपने बात की है वो बिल्कुल ठीक है, और पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत एक एडवांस्ड और मॉडर्न है, और प्रेजेंट लीडरशिप ने इस पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की है कि इसको मैक्सिमम ऐसे रडार्स हों जो कि हर तरह के ऑब्जेक्ट को पिक कर सकें। और जहाँ तक शूटिंग का मामला है, ये प्लानिंग में है कि हमारे पास भी कोई S-400 से भी आगे जो S-500 टाइप चाइनीज़ बना रहे हैं उस तरह का सिस्टम लगाया जाए, स्पेशली जो हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिस हैं और जो हमारे हाई वैल्यू टारगेट्स हैं उधर ज़रूर लगाया जाए, ताकि जो नुकसान ये ब्रह्मोस की वजह से हो सकता है, और हमें अपनी जोग्राफी भी देखनी होगी